नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं, यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि ये हमारे रोज़मर्रे की ज़िंदगी का हिस्सा है। आप सुबह उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलने के बाद आप कोई गाड़ी लेते हैं, फिर आप ट्रेन लेते हैं, फिर कहीं नौकरी करने जाते हैं, फिर शाम को वैसे ही वापस चले आते हैं। बिल्कुल, यात्रा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन जब यात्रा की हम बात करते हैं तो पूरे भारत को जोड़ने वाली और पूरे भारत की यात्रा कराने वाली सबसे बड़ा माध्यम रेल है। और अभी अभी उसी रेल के मामले में बहुत बड़ी दुर्घटना सामने आ रही है। आज तक ने रिपोर्ट किया है कि नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में भीषण आग, धूं धूं कर जली बोगियां। नई दिल्ली दरभंगा 02570 एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की शिकार हो गई है। उत्तर प्रदेश के इटावा में नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस की बोगियों में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं। दरअसल यह दुर्घटना उत्तर प्रदेश के इटावा के सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास हुई। और अगर आप इन बोगियों की हालत देखेंगे, जिस प्रकार से ये बोगियां जल रही हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी नींद उड़ जाएगी। सवाल यह नहीं है कि यह कोई पहली दुर्घटना है। अभी हम 2023 में हैं। 2023 गुजरने में अभी भी बहुत वक्त है, पूरे 1.5 महीने बाकी हैं। लेकिन आप सिर्फ इस वर्ष यानी 2023 के रेल दुर्घटनाओं की जानकारी लेंगे, जुटाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि भारत की सरकार यानी मोदी सरकार, जहां एक तरफ पूरे भारत में बुलेट ट्रेन चलाने के वादे कर रही थी और लोगों को कह रही थी कि भारत जल्द ही तकनीक की दुनिया में, यात्रा की दुनिया में, गति की दुनिया में सबसे आगे बने जाएगा, विश्व गुरु बनेगा। जब सिर्फ 1 साल की ट्रेन हादसों के बारे में आप जानकारी जुटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बल्कि हमारी हालत दिन ब दिन इतनी खराब होती जा रही है कि अब तो यह भी मुश्किल हो गया है कि जब किसी भी मंत्रालय में कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले पत्रकारों के लिए भी यह मुश्किल हो जाता है पता करना कि उस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री यानी केंद्रीय मंत्री कौन है। रेलवे जिस प्रकार से दुर्घटनाओं का लगातार शिकार हो रही है, जब भी आम आदमी के जहन में रेलवे की बात आती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रेल यात्रा का एक ऐसा माध्यम है, आवागमन का एक ऐसा माध्यम है जिसे चाह कर भी हम अपनी जिंदगी में नहीं हटा सकते हैं। ऐसे में इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, तुरंत जहन में नहीं आता है। दरअसल मोदी सरकार की यह नीति ही है कि वहां पे इतना ज्यादा सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया है कि यह पता करना मुश्किल हो गया है कि भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, भारत का कानून मंत्री कौन है, भारत का रेल मंत्री कौन है, या भारत के तमाम मंत्रालयों के सबसे प्रमुख मंत्रालयों या मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों के नाम क्या क्या हैं। आप याद कर रहे होंगे कि जब किसानों के मुद्दे पे आंदोलन हो रहे थे तो बहुत सारे पत्रकारों ने इस बात की रिपोर्टिंग की थी कि भारत के कृषि मंत्री आखिर हैं कौन, वो कहाँ हैं, उनका नाम क्या है। अभी भी हम लगातार देख रहे हैं। ट्रेन हादसों की हम बात करें तो अभी 2023 में उड़ीसा में बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी। अगर आप उन रेल दुर्घटना की तस्वीरों को देखेंगे तो बोगियां इतनी ज्यादा पलट गई थी कि ऐसा लगता था कि वो लूडो के खेल की तरह सांप सीढ़ी का खेल हो गया है। इतना ही नहीं, इस पर जो रिपोर्टिंग हुई उसमें अंततः जहां पे जांच होनी थी, जहां पे पूरे रेलवे ट्रैक की जांच होनी थी, मंत्रालय को ठीक किया जाना था, रेलवे विभागों की सुविधाओं की जांच की जानी चाहिए थी, वहीं सारे मसले गोदी मीडिया ने जब बालासोर एक्सीडेंट यानी बालासोर ट्रेन हादसे की रिपोर्टिंग की तो उन्होंने उसे
अंततः घूम फिर कर हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया था, क्योंकि जिस जगह पर उड़ीसा में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी उसकी साइड की तस्वीर में किसी ने नकली फोटो चला दिया था। कोई कह रहा था कि बगल में वहीं पर मस्जिद है इसलिए यह ट्रेन हादसा हुआ, कोई किसी ने वहां पे मंदिर दिखाने की कोशिश की। यह बहुत ही दुख का विषय था। जिस समय गोदी मीडिया बालासोर जैसे भीषण रेल हादसे पर सांप्रदायिक तरीके से रिपोर्टिंग कर रही थे, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि गोदी मीडिया को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का साथ प्राप्त है, क्योंकि इन्हीं बड़े बड़े गोदी मीडिया के पत्रकारों को और गोदी मीडिया के घरानों को सरकार के सारे विज्ञापन मिलते हैं और यह बड़े ही सुविधा के साथ इतने बड़े मानवीय हादसा के बावजूद भी सांप्रदायिक मुद्दों पर ही पूरे देश को लड़ाने की कोशिश कर रहे थे। आइए, अभी छठ का माहौल चल रहा है पूरे देश में, जहां जहां भी बिहार के लोग हैं, बिहार के मजदूर हैं, बिहार के और भी अन्य वर्ग के लोग हैं जो बिहार से बाहर नौकरी करते हैं, रहते हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, काम करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, वो छुट्टी में छठ परिवार के साथ मनाना चाहते हैं, त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। लेकिन आप अगर दिल्ली स्टेशन, दिल्ली के किसी स्टेशन या दिल्ली ही क्यों, भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप चले जाएंगे और बिहार जाने वाली ट्रेनों में जगह या टिकट ढूंढेंगे तो आपको किसी भी ट्रेन में टिकट मिल जाए, यह आज के समय में मुश्किल है, बल्कि यह मुश्किल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। आज तक ने तो इस ट्रेन में टिकट के संकट को लेकर या यात्रियों के परेशानी को लेकर जो लगातार कई सप्ताह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं या हर साल करते हैं, या हर मीडिया चैनल जो थोड़ा भी जिनमें निष्ठा बची हुई है, ईमानदारी बची हुई है, जनता के प्रति जिम्मेदारी बची हुई है, वे जरा सा भी ईमानदारी से रिपोर्टिंग करती हैं तो उनका शीर्षक कैसा कैसा छपता है। आज तक की एक सूची है, खबरों की सूची है, 4-5 आपके सामने मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप तय कीजिए कि ट्रेनों की हालत क्या है। न बैठने की जगह, न चलने की, टॉयलेट जाना हो तो कैसे जाएंगे, यह शीर्षक एक था। दूसरा शीर्षक है छठ पर घर जाने की जद्दोजहद, ट्रेन में घुसना भी चैलेंज। तीसरा शीर्षक है छठ की भीड़ के सामने धरे रह गए रेलवे के इंतजाम। चौथा शीर्षक है छठ के मौके पर रेलवे इन रूट्स पर चला रहा है 32 स्पेशल ट्रेनें। पांचवा शीर्षक है ट्रेन में घुसने का चैलेंज, रिजर्व सीट पर अवैध कब्जे, खिड़की दरवाजों से लटके लोग, छठ पर घर जाना जंग जीतने जैसा। यह बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो आखिरी पांचवा शीर्षक जो मैंने खबर की पढ़ी, इसमें कह रहे हैं कि अवैध कब्जे करने वाले। यह सवाल नहीं आता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा ट्रेन जैसी चीज में क्यों करना चाहेगा। क्या ट्रेन की सीट उखाड़ के कोई अपने घर ले जाना चाहता है? क्या ट्रेन में जो सोने वाली सीटें हैं, क्या उसे अपने घर ले जाना चाहते हैं? क्या चलती ट्रेन में कोई मकान बनाना चाहते हैं? क्या चलती ट्रेन में कोई दुकान बनाना चाहते हैं? तो हम देख रहे हैं कि दरअसल पे जहां पर सरकार की जिम्मेदारी को तय किया जाना था, जहां पर सरकार से सीधे पूछा जाना था कि आपने हमसे वोट लिया था बुलेट ट्रेन चलाने के नाम पर, लेकिन यह क्या कि एक से बढ़कर एक बड़े बड़े रेल हादसे हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं, और इतनी बड़ी संख्या में लोग हमेशा मर रहे हैं और इस पे चुप्पी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले मात्र 30 से या कहें कि 20 दिनों के भीतर कई राज्यों में बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई है। बीबीसी इंटरनेशनल ने भी रिपोर्ट किया है कि 30 अक्टूबर 2023 को की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में भी रेल दुर्घटना हुई थी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी और अन्य कई लोग घायल थे। हम सभी जानते हैं कि भारत में कोई भी दुर्घटना होती है और उसमें मृतकों की संख्या आती है, उस पे आम आदमी को भी खूब पता है कि उन मृतकों की संख्या सरकार जब जितना बताएगी और वास्तव में वो बॉडी कितना होगा। बालासोर रेल हादसा यानी उड़ीसा ट्रेन हादसा जब 2 जून 2023 को हुआ था, जिसमें 2 ट्रेन आपस में भीषण तरीके से टकरा गई थी, सैकड़ों लोग मर गए थे, हजारों लोग हताहत हो गए थे, बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। उसके करीब कई दिनों बाद तक हालत ऐसी बनी हुई थी
कि बहुत सारे डेड बॉडीज अनक्लेम्ड थे, जिनके कोई भी परिवार नहीं पहुंच पाए या जिनकी पहचान तक भी नहीं की जा रही थी। और आप समझते ही हैं कि जिन लाशों की कोई पहचान न हो, उनके परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी। ऐसे बहुत सारे परिवार आज भी होंगे जिनको लगता होगा कि बालासोर ट्रेन में बैठकर उनके परिवार के लोग जो यात्रा कर रहे होंगे वे कहीं ना कहीं घूम के वापस उनके पास चले आ जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति एक बार हादसों का शिकार हो गया, उसके परिवार के पास जीवन भर मायूसी में इंतजार करने के सिवा और कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, जिस गुजरात मॉडल का ढिंढोरा पीटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए थे, उस गुजरात की हालत ये हो गई 11 नवंबर 2023 को कि गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन से बिहार के मजदूर दिवाली और छठ पर अपने परिवार के साथ बिहार आना चाहते थे, लेकिन ट्रेनों के इंतजाम न होने की वजह से, कम ट्रेनों के इंतजाम होने की वजह से ऐसी हालत हो गई कि सारे यात्री स्टेशन पर पहुंच गए, भारी भगदड़ मच गई और वे तो ट्रेन में भी नहीं चढ़ पाए। भगदड़ के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं जिस गुजरात ट्रेन हादसे की बात कर रहा हूं, भगदड़ की बात कर रहा हूं, सूरत रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पीड की बात कर रहा हूं, इसे गोदी मीडिया में राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं दिखाया गया? दिखाया भी कैसे जाता, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने सारे केंद्रीय मंत्रियों के साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं और अपने पूरी सरकारी सुविधाओं में उनके सारे पदाधिकारी मस्त हैं। ऐसे में जब नेता अपने प्रचार के लिए आत्ममुग्ध हैं, व्यस्त हैं और उनके अधिकारी अपनी सुख सुविधा में मस्त हैं, ऐसे में जनता की खोज खबर कौन लेगा? जाहिर सी बात है, जनता के पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है कि वह रोज अपनी जान गंवाए और अपने परिवारजनों के लिए मातम मनाए। और हम सभी जानते हैं कि जितनी रिपोर्टिंग ईमानदारी से गोदी मीडिया को भी करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन एक ऐसा माध्यम है यात्रा का कि आप चाहे किसी भी सरकार के समर्थक हों, आप चाहे कांग्रेस के समर्थक हों, आप चाहे भाजपा के समर्थक हों, आप चाहे आरएसएस के समर्थक हों, आप चाहे सपा बसपा आरजेडी जदयू किसी भी पार्टी के समर्थक हों, ट्रेन एक ऐसी चीज है कि जिसमें सांसद विधायक सभी लोग जाते हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस ट्रेन के बिना भारत की आत्मा या भारत की अखंडता आज के समय में संभव नहीं है, यानी कि भारत भारत नहीं रह जाएगा कि अगर भारत की रेल सुविधाएं ठप पड़ जाएंगी। ऐसे में उस रेलवे के साथ इतना भद्दा मजाक क्यों किया जा रहा है? आप देखेंगे कि जब ट्रेन हादसों की लिस्ट आती है तो आप खुद एक बार गूगल कीजिए और पढ़िए कि पिछले 2 दशकों में जितनी भी बड़ी बड़ी रेल हादसा हुई है, दरअसल वह 2014 के बाद हुई है। और सबसे बड़ा रेल हादसा उसमें उड़ीसा का बालासोर का वो ट्रेन दुर्घटना था, जिसके तस्वीरों ने पूरी दुनिया के लोगों ने, जब उसकी तस्वीरें रियूटर्स की फोटो जब दुनिया के सामने आई थी तो लोगों की हालत खराब हो गई थी। लोगों को यह विश्वास करना मुश्किल हो गया था कि आखिर ट्रेन की बोगियां तिनके की तरह, कागज की तरह, छोटी छोटे लकड़ियों की तरह उड़कर एक दूसरे के ऊपर कैसे चढ़ सकती हैं। आप खुद समझ सकते हैं। आप जाइए उन तस्वीरों को एक बार देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वह दुर्घटना वास्तव में कितनी बड़ी दुर्घटना थी। और जैसे ही 2 जून 2023 को वह दुर्घटना हुई, उस समय जहां पे पूरे देश में रेलवे सुधार पर बात होनी चाहिए थी, तमाम मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी, उस पे बात नहीं हुई, बल्कि उसे तुरंत ही मीडिया कवरेज से बाहर कर दिया गया। हद तो तब हो गई थी कि जब बालासोर ट्रेन दुर्घटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मृतकों के परिजनों से मिलने भी पहुंचे और अपने संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे, तो यह भी रिपोर्टिंग किया गया था कि प्रधानमंत्री जी की सुविधा के लिए खुले में एसी लगाया गया था और उनके रेल मंत्री अश्विन वैष्णव जी
को सिंघम की तरफ प्रचारित किया जा रहा था कि वो दिन भर वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं और ट्रेन में जो भी दुर्घटना हुई है, जो परेशान लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। यह पूरे खबरों का जो नाटक चला उस दुर्घटना के बाद, उससे ही साफ समझ जाना चाहिए था, उससे जनता को आगाह हो जाना चाहिए था कि जिस मसले को लेकर सरकार संजीदा नहीं है, उसे हल करना नहीं चाहती है, इसीलिए उस मसले को नाटक का रूप दे रही है। क्योंकि अगर नाटक का रूप नहीं देना होता तो भले प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पहुंचे थे, लेकिन खुले में एसी लगाने की क्या जरूरत थी। अगर रेल मंत्री वहां पर पदाधिकारियों को निर्देश देने के लिए पहुंचे भी थे तो उन्हें दिन भर आत्म प्रचार की जरूरत क्या थी, और उस आत्म प्रचार का नतीजा क्या है। हम देखते हैं कि बिहार के मामले में या उत्तर प्रदेश के मामले में रेलवे की जब बात आती है तो पूरे रेलवे डिपार्टमेंट, पूरे रेलवे मंत्रालय का पोल खुलकर सामने आ जाता है। जाहिर सी बात है कि भारत में दो तीन त्योहार ऐसे हैं कि जो मजदूरों के लिए, बिहार से, उत्तर प्रदेश से बाहर काम करने वाले लोगों के लिए ये 2-3 ही मौके होते हैं जिस पे वे बहुत संघर्ष के बाद चंद पैसे बचाकर अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से उनके लिए शायद ही कोई तैयारी होती है, क्योंकि जो मजदूर टिकट देकर पैसे देकर टिकट बुक करने जाते हैं तो रेलवे की तरफ से उन्हें मैसेज आता है टिकट रिग्रेट की क्या बात है। जहां मोदी जी घूम घूम कर, चीख कर मंच से कह रहे हैं कि भारत जल्द ही आर्थिक मामले में विश्व गुरु बनेगा, भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को पूरा कर लेगा। ऐसे में यह कहां से वाजिब है कि पैसे हों, कस्टमर के पास पैसे हों, रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों के पास पैसे हों, लेकिन पैसे होने के बावजूद भी उन्हें टिकट न मिल पाए। आप इतना ही नहीं देखेंगे, जब भी कोई युवाओं के लिए कोई भी परीक्षा होता है, नेशनल लेवल की परीक्षा होती है या रेलवे की परीक्षा होती है, तो आप उसकी भीड़ को देखते होंगे तो भी आपको समझ में आता होगा, और हर बार आप यह सोचने पर मजबूर हो जाते होंगे कि रेलवे आखिर कौन सी बला है कि जहां पर पैसे देने के बाद भी रेलवे टिकट देने में नाकाम है। कल रात को मैं अपने एक रिलेटिव को रिसीव करने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गया था। उस रेलवे स्टेशन पर मैंने देखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से यात्रियों के लिए रात की सुविधा के लिए तंबू लगाए गए हैं। जाहिर सी बात है, तंबू बड़ा सुंदर था, थोड़ा गर्म भी था क्योंकि ठंड की मौसम है और दिल्ली की ठंड पूरे भारत में जानी जाती है। दिल्ली के ठंड पर गाने भी बन चुके हैं। और जब मैं उस तंबू में घुसा और मैंने महसूस किया कि उसमें वहां पे थोड़ी गर्मी भी थी, थोड़ी राहत थी खुले आसमान के नीचे सोने बैठने के मुकाबले में। लेकिन सवाल यह है कि कोई यात्री जो अपने घर से, अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने पुश्तैनी घर जाना चाहता है, अपने परिवार के पास जाना चाहता है, आखिर वह रेलवे स्टेशन पर रात को सोने को मजबूर क्यों है। वहां पे हमने बहुत सारे सिपाहियों से बात की जो रात को ड्यूटी पे तैनात थे। वे भी दुख व्यक्त कर रहे थे। वे कह रहे थे कि ये सारे अधिकतर वो यात्री हैं जिनके पास टिकट तो था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वे ट्रेन में घुस ही नहीं पाए, इसलिए कि जिनके पास टिकट नहीं था वे ट्रेन में घुस गए और जिनके पास टिकट था वे भी नहीं घुस पाए। तो हमने पूछा तो जो लोग ट्रेन में घुस गए बिना टिकट के, उन्हें क्या टीटी पकड़ेगी? तो उन्होंने साफ कहा कि आपका दिमाग खराब है, आप पढ़े लिखे नहीं लगते हैं, आप उल्लू के पट्टे लगते हैं। क्योंकि जिस ट्रेन में चींटी घुसने की जगह नहीं है उस ट्रेन में बेचारा टीटी अपनी जान देने जाएगा। इतना ही नहीं, वो इतना तक कह गए कि टीटी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा तो भी वह बोगी में घुस नहीं सकता है, क्योंकि मानवीय तरीके से उस बोगी में पांव रखने की जगह बची ही नहीं थी। आप कल्पना कीजिए कि ऐसी स्थिति में क्या सरकारों के पास कोई डेटा नहीं होता है? जाहिर सी बात है सबके पास सब डेटा होता है, लेकिन ऐसे समय में कि जब सारी चीजें बेची जा रही हो, जब सारे सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा हो, प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जा रहा हो, कॉन्ट्रैक्चुअल किया जा रहा हो, वहां पे एक एक नौकरी, रेलवे स्टेशन, आप भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन पर आज के समय में चले जाइए, आप पाएंगे कि वहां सफाई कर्मचारी से लेकर लगभग कंप्यूटर ऑपरेटर तक बहुत सारे लोग
कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट से याद आया कि एक बहुत सुंदर व्यवस्था मैंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात को देखी थी कि वहाँ पे फर्स्ट एड की भी व्यवस्था की गई थी। तो मैं वहाँ पर गया और मैंने उनसे पूछा कि ये फर्स्ट एड की व्यवस्था तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हर साल छठ के, दिवाली और पर्व त्योहार के समय में रेलवे इसका इंतजाम करती है ताकि अगर कोई यात्री किसी मामले में भगदड़ मच जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, घायल हो जाए, तो हम पहले तुरंत उनका यहाँ पर उपचार कर दें और उसके बाद एम्बुलेंस में बिठाकर उन्हें उचित रूप से इलाज के लिए अस्पताल भेज सके। तो मैंने पूछा क्या आपके पास डॉक्टर भी है या फिर आप ही डॉक्टर हैं? तो उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे बड़े स्टेशन पर रात को दो डॉक्टर ड्यूटी पर लगाए गए हैं और 2 ड्रेसर भी ड्यूटी पर लगाए गए थे। सवाल यह, मैंने पूछा क्या ये डॉक्टर रेलवे के डॉक्टर हैं या परमानेंट एम्प्लॉय हैं? उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये डॉक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और मैं चूंकि पुराने समय में नौकरी में था इसीलिए मैं परमानेंट हूं, नहीं तो आज के समय में डॉक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। आप इससे सोच सकते हैं कि जब रेलवे जैसे बड़े डिपार्टमेंट की ये हालत है, रेलवे के बारे में कहा जाता है कि रेलवे डिपार्टमेंट यानी रेलवे मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है कि पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था जिस दिन भी ठप पड़ जाए और भारत के नागरिक सिर्फ एक बार भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से एक कोने से दूसरे कोने टिकट कटाकर यात्रा कर ले सिर्फ एक दिन, तो भारत की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल पड़ेगी और भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। लेकिन उस मंत्रालय के पास आप सोचिए, पैसे यात्रियों के पास होने के बावजूद देने को टिकट नहीं है। हालत तो इतनी खराब है रेलवे की सुविधा की कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 नवंबर 2023 तक रेलवे डिपार्टमेंट ने प्लेटफॉर्म टिकट बेचना इसीलिए बंद कर रखा है क्योंकि एक तो यात्रियों की भीड़ है जो घर किसी भी सूरत में जाएंगे, जाना भी चाहिए, घर जाना उनका अधिकार है, लेकिन जो उधर से आ रहा है दिल्ली की तरफ, उनके परिवार मित्र दोस्त कोई उन्हें रिसीव करने जाएंगे तो वह प्लेटफॉर्म टिकट नहीं खरीद के जा सकते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि सरकार की नज़र में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्रशासन व्यवस्था की नज़र में या रेलवे शासन की व्यवस्था में प्लेटफॉर्म टिकट कटाने के बावजूद व्यक्ति भीड़ की तरह परिभाषित किया जा रहा है। अब इस देश का नागरिक नहीं बल्कि एक भीड़ बनकर रह गया है। रेलवे की दुर्दशा पे आप चाहें तो रात दिन अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन रेलवे यात्रा में जो संकट है उसकी कहानी खत्म नहीं हो सकती है। आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे भयावह चित्र जिसमें आप देखेंगे कि कोई बच्चा कोई आदमी किसी आदमी पे लदा है, कोई बच्चा किसी आदमी के ऊपर सो रहा है, कोई बेचारी महिला वॉशरूम के पास अपने बच्चों को लेकर सोने को मजबूर है। ऐसी इतनी भयावह चित्र सामने आती है कि वह भारत के विश्व गुरु बनने के सपने को तार तार कर देती है। भारत सरकार की खोखलेपन को पूरी दुनिया के सामने एक तस्वीर से उजागर कर देती है। रेलवे के किसी भी बोगी की तस्वीर आज के समय में अगर ईमानदारी से पत्रकार उजागर कर दे तो ऐसा लगता है कि पूरे भारत सरकार की असफलता उस एक तस्वीर से उजागर हो जाती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जिस भी जिले में ट्रेन हादसा हो, जिस इलाके में ट्रेन हादसा हो, अगर आपके आसपास ऐसी कोई भी दुर्घटना होती है तो आप वहां पर एक वॉलंटियर की तरह पहुंचिए और भरसक प्रयास कीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो ट्रेन में हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी प्रदेश का हो, वह सुरक्षित जीवित अपने घर अपने परिवार के पास पहुंच सके, सुरक्षित रह सके। मुझे फिर अंतिम बात कहते हुए याद आ रहा है और मैं उड़ीसा के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जब बालासोर ट्रेन हादसा हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उस समय उड़ीसा के लोगों ने जो अनुशासन और सेवा भाव दिखाया था वो पूरे भारत के लिए एक गर्व का समय था। क्योंकि जब सैकड़ों
हजारों लोग अस्पताल में भर्ती थे और सबको ब्लड की ज़रूरत थी। तो ऐसी खबरें भी आई थी कि उड़ीसा के लोग स्वतः, युवा वहाँ के लोग ऑफिस जाने से पहले अस्पतालों में स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से लाइन लग गए थे और उन्होंने अस्पताल को कहा था कि आप चाहें तो 1 यूनिट ब्लड ले सकते हैं और इन मरीजों को चढ़ा दीजिए ताकि वे स्वस्थ हो सकें, उनका जीवन बच सके। जब उड़ीसा की यह खबर आई थी तो पूरे देश को या उड़ीसा के उन लोगों के प्रति मन में सम्मान, श्रद्धा का भाव आया था। मैं भी इस वीडियो के माध्यम से उस समय में जितने भी उड़ीसा के नागरिकों ने अपनी भूमिका निभाई और उन्होंने साबित किया कि भारत की जनता अंततः जनता के साथ खड़ी है, भले ही भारत की सरकार जनता का वोट लेकर जनता के साथ खड़ी न हो। ऐसे में यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम जनता के साथ अपने जनता के साथ रहे और सरकारों को याद दिलाती रहे, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकारों को याद दिलाती रहे कि जनता सर्वोपरि है, जनता की सेवा के लिए सरकार है। सरकार की मस्ती के लिए लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र नहीं है। मैं मोदी सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द, जितना भी समय आपके पास बचा है, उस समय में आप जल्द से जल्द कम से कम इतना प्रयास कीजिए कि किसी भी यात्री के पास अगर पैसे हो तो वह सम्मान पूर्वक एक टिकट खरीद सके, रेलवे यह ना कह सके कि टिकट रिग्रेट हो गया है, और वह अपने परिवार के पास भारत के किसी कोने, एक कोने से दूसरे कोने तक, एक छोर से दूसरे छोर तक सुरक्षित सम्मान के साथ घर पहुंच सके। इसी के साथ मैं आप सब से विदा लेता हूं। अगर आपको मेरा शो अच्छा लगता है या अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया।